नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम जाति के बारे में बताना चाहेंगे। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक संस्कृति स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रहा है, जिसमें हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन किए बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण रहता है। डॉक्टर इरावती कार्वे का मत है, श्रीमती इरावती कार्वे का मत है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है। जाति का अर्थ एवं परिभाषा। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा का कास्ट का हिंदी रूप अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। विभिन्न विद्वानों ने जाति को पारिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कूले का मत है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जे.एच. हट्टन, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जाति प्रथा की विशेषताएं। जाति प्रथा की अनेक विद्वानों ने विशेषताएं बताई हैं। उनमें एक है डॉक्टर घुरिये ने जाति की 8 सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्य की स्थिति, पद और कार्य निश्चित है। घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति ना होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी उसे जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। दूसरा है संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण, उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा और शूद्रों का स्थान सबसे
नीचा। क्षत्रिय और वैश्य उनके मध्य में है। जन पर आधारित होने के कारण इस संस्करण में स्थिरता और दृढ़ता पाई जाती है। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का भोजन कर सकते हैं और किनके हाथ का पानी पी सकते हैं, किनके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी सकते हैं। यहाँ तक धातु मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार करती हैं, किंतु निम्न जातियों द्वारा बनाया गया भोजन उच्च जाति के ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। और चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योक्ताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से दक्षिणी भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योक्ताएं ला दी गई। मालाबार में इजावाहा को लोगों को जूते पहनने, छाते लगाने एवं गाय के दूध निकालने से आज्ञा नहीं थी। यानी इस प्रकार की आज्ञा नहीं। अछूतों को स्कूल, मंदिरों, तालाब, कुओं एवं सार्वजनिक स्थानों एवं बगीचों के उपयोग की मना थी। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषता प्राप्त रहे हैं और अछूतों को अनेक निर्योक्ताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। पांचवा है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। कई जातियों के नाम से व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति ये चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि, व्यापार एवं सेना में नौकरी आदि, जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति या उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और सातवां है जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। और आठवां है जाति का राजनीतिक रूप। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। जाति पंचायत उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायक, न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिल जाता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जातियों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। यानी उच्च जाति की अपेक्षा निम्न जातियों में जातियों का संगठन सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत
के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है। धन्यवाद।